हाँ, तो आइए देखिए, ये है क्लास 12th सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर एंड दिस इज कॉल्ड हियर इंटीग्रेशन। ठीक है। इंटीग्रेशन को हम प्रिमिटिव भी कहते हैं, कई बुक में इसको प्रिमिटिव भी लिखा जाता है कि आप फंक्शन की प्रिमिटिव वैल्यू निकाल दीजिए, तो उस केस में भी आपको उसका इंटीग्रेशन ही करना होता है। अब देखो, इंटीग्रेशन की अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं कि ये होता क्या है, कैसे ये आया, जैसे आपने डिफरेंशिएशन समझा, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको उसका जो आपने सिक्स चैप्टर के बनाया, उसके बाद जो एप्लीकेशन देखी आपने, तो वहाँ से आपको समझ में आया कि डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशंस क्या हैं। तो डिफरेंशिएशन का जो बेसिक एप्लीकेशन थी वो हमने रेट ऑफ चेंज देखा, टेंजेंट नॉर्मल देखा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा। तो देर आर सो मैनी एप्लीकेशन जो जहाँ पर हम डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशंस का हम यूज़ क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन क्यों आया पिक्चर में। तो उसके लिए भी आप देखिए, इस चैप्टर में तो सिर्फ हम इंटीग्रेशन करना सीख रहे हैं। इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है, क्या हम इससे क्यों निकालते हैं, इसको हम क्यों फाइंड करते हैं, तो उसकी एप्लीकेशंस के लिए हमें जाना पड़ेगा। तो वो जो कि हमारा 9th चैप्टर है, जिसमें हमारा टॉपिक आता है एरिया अंडर द कर्व। तो अगर आपसे कोई अभी पूछता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अब इसमें कुछ बच्चे कॉमर्स के भी जुड़ते हैं हमारे साथ, साइंस के भी जुड़ते हैं। तो बेसिकली मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ कि जो कैलकुलस जब हम पढ़ते हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब आता है, तो वो बेसिकली साइंस स्टूडेंट्स के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एज़ कम्पेयर टू कॉमर्स स्टूडेंट। अब मैं अगर इंटीग्रेशन की हिस्ट्री को भी समझाने लगूंगा, तो मेरे को कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेने होंगे जो शायद साइंस वाले बच्चों को ही समझ में आए। वो फिर कॉमर्स वालों के लिए दिक्कत हो जाती है उसमें फिर। बट फिर भी अगर मैं सिंप्लिसिटी के हिसाब से आपको बताना चाहूँ कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेट से वर्ड ये बना है इंटीग्रेशन। आप किसी चीज़ को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मतलब उसमें मतलब एक्यूमुलेशन। अगर इंटीग्रेशन का अगर हम एक सिनोनिमस वर्ड देखें, तो वो हमारे लिए हो सकता है एक तरीके का एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों का इकट्ठा होना। तो इंटीग्रेट हम इसी वजह से करते हैं, वहाँ पे हम चीज़ों को इकट्ठा करते करते एक चीज़ बना लेते हैं उससे। तो एक्यूमुलेशन यहाँ पर एक्चुअली में किस चीज़ का हो रहा है, तो अगर इंटीग्रेशन का जो सबसे बेसिक यूज़ हुआ था वो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हुआ था, है ना। इंटीग्रेशन जो आविष्कार हुआ है वो इसी वजह से हुआ है ताकि हम क्या निकाल सकें, एरिया अंडर द कर्व निकाल सकें। जैसे अगर मैं सिंपल सिटी में अगर आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये कोई एक सिंपल सा ग्राफ बनाया इस तरह से। अब ये मेरे पास सपोज करिए कि एक ग्राफ है ये इस तरह से। तो मैंने क्या किया कि मेरे को यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि इस को मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया कि मैंने कहा कि मुझे सिर्फ इतने ही अंडर का ग्राफ का एरिया चाहिए, मुझे मतलब ये वाला एरिया चाहिए, जिसको अगर मैं शेड कर दूँ तो ये एरिया मेरे को अगर निकालना हो। तो इसमें अगर हम इस पॉइंट को ए पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू जो होगी वो ए होगी और यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो होगी बी होगी। अब ये कोई फंक्शन होगा तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नाम का कोई फंक्शन लेते हैं, तो अगर उसमें हम a डालेंगे तो इधर जो वैल्यूज़ होंगी y की आएंगी। तो अगर मैं इसको यहाँ मैच करूँगा तो ये वैल्यू मेरे लिए एफ ऑफ ए कहलाएगी, और अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ मैच करूँगा तो ये वैल्यू मेरे लिए एफ ऑफ बी कहलाएगी। क्योंकि x डालने पर जो वैल्यूज़ आएंगी वो फंक्शन में, जैसे मेरे को अगर पता करना है कि इस फंक्शन की a पर क्या वैल्यू होगी, तो मैं x की जगह पर a रखूँगा तो एफ ऑफ ए की जो वैल्यू बनेगी y की वैल्यू बन जाएगी, जो कि फिर हम यहाँ पर दिखाएंगे उस पॉइंट्स को। तो एक्चुअली में हमें इस ए और बी के बीच में जो ये एरिया अंडर द कर्व आ रहा है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये जो एरिया अंडर कर्व है ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और इसी चीज़ को फाइंड करने के लिए ही हमने हेल्प ली है किसकी, इंटीग्रेशन की। तो एरिया अंडर द कर्व, अब ये कैसे निकाला जाता है इसके ऊपर हम डिटेलिंग करेंगे 8th चैप्टर के अंदर करेंगे। तो अभी सिर्फ अगर आपसे कोई पूछे, है ना, कि भाई इंटीग्रेशन का यूजेस क्या है, क्यों हम इंटीग्रेट करते हैं चीज़ों का, या इंटीग्रेशन हम क्यों सीखते हैं, तो उसका बेसिक जो रीज़न बिहाइंड दिस है वो यही है कि हम एरिया अंडर द कर्व जो है वो निकालना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं साइंस स्टूडेंट्स की बात करूं, तो अगर मैं उनके लिए ये यहाँ पर डिस्टेंस ले लूँ, एस मतलब डिस्टेंस होता है, और यहाँ पर टी मैं टाइम ले लूँ, तो अगर मैंने कोई ग्राफ बना दिया तो इसके अंडर का अगर मैं ये एरिया निकाल दूँ सारा, तो ये जो अंडर एस टी ग्राफ, इसको एस टी ग्राफ कहते हैं साइंस में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसके अंडर का अगर जो भी मैं एरिया निकालूंगा तो वो एरिया इंटीग्रेशन की हेल्प से मैं निकाल लूँगा, और फिर वो मेरे को क्या ला के देगा, डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये मेरे को कहाँ से मिलेगा, एरिया अंडर एस टी ग्राफ, सॉरी एस टी नहीं आएगा यहाँ पर, वी टी होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे आप। तो अगर हम यहाँ पर वी टी ग्राफ लेते हैं
और वीटी ग्राफ का अगर हम लेते हैं, वीटी का मतलब यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ बोल सकते हैं आप इसको। तो मैंने यहाँ पर स्पीड ले रखा है, वाई एक्सिस पे स्पीड ले लिया और एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया। तो ये जो वीटी ग्राफ के अंडर का ये जितना भी एरिया होगा, अगर मैं ये निकाल लूँ तो ये एरिया अंडर द कर्व जो होगा ये मेरे को क्या ला के देगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, जो कि इस टाइम के अकॉर्डिंग मैं निकालूंगा कि भाई कितने तक का मुझे चाहिए उतने तक का मैं एरिया इसमें ले सकता हूँ। तो वीटी ग्राफ का अंडर द एरिया अंडर द कर्व निकाल लो तो उससे डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे साइंस में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, इंटीग्रेशन का और डिफ्रेंशिएशन का भी होता है। लेकिन अगर अभी हम इसको इस तरह से समझना चाहें तो हम ये लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश किया। मैं इसकी डिटेलिंग में जाऊंगा तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, तो अभी फ़िलहाल हम उस टॉपिक को कवर नहीं कर रहे हैं। आज हम सिर्फ ये सीखेंगे कि इंटीग्रेशन किया कैसे जाता है फंक्शंस का, जो कि 7 चैप्टर का मोटिव है। फिर इसकी एप्लीकेशन पर बाद में आ जाएंगे, भाई इंटीग्रेशन हम करते क्यों हैं, तो ये सब चीज़ों पे हम बाद में आ जाएंगे फिर। ठीक है, तो देखिए अब इंटीग्रेशन को अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि इट इज़ अ रिवर्स्ड फिनोमिना, ठीक है, ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का ये रिवर्स फिनोमिना होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको कैसे समझेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स्ड फिनोमिना ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का रिवर्स अगर हम करते हैं, रिवर्स इन द सेंस मैं आपको समझाता हूँ, अभी एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अगर हम क्या करते हैं, अगर मैं आपसे आज पूछूं कि, और इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है तभी क्योंकि इट इज़ अ रिवर्स फिनोमिना ऑफ डिफरेंशिएशन, तो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि किसी चीज़ का रिवर्स कर दिया हमने तो वो उसका एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा हो गया ना ये सर। रिवर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, उसका उल्टा है, इन्वर्स भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह। तो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। तो अगर देखो 3 नाम हो गए, आप इसको आप इंटीग्रेशन कह लो, आप इसको एंटी डेरिवेटिव या एंटी डिफरेंशिएशन या सॉरी एंटी डेरिवेटिव कह लो, ठीक है, और या फिर आप इसको प्रिमिटिव वैल्यू ऑफ द फंक्शन कह लो। तो कुछ भी आप कह लीजिए, बट उसका मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन से ही होगा। अब मैं इसको ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये रिवर्स्ड फिनोमिना है डिफरेंशिएशन का, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अब मैं किसी बच्चे से पूछूं, जो डिफरेंशिएशन आपको आता ही है कि डी बाय डी एक्स, है ना, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या होता है ना। तो हर कोई बच्चा कहेगा सर अगर हम एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो इसका आंसर होता है 2x। ठीक है सर, ये सबको पता है ये बात। अब मैं अगर जो 2x मेरे को मिला है, ये जो 2x मेरे को मिला है, अगर मैं इसका क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, है ना। तो अब इंटीग्रेशन के लिए क्या सिंबल यूज़ किया जाता है, तो ऐसे एक एस सा सिंबल हमें बनाना होता है। तो इंटीग्रेशन के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं, इसके लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं आप, वो इस तरह का एस टाइप आपको ऐसे बनाना होता है। ठीक है, इस तरह का। तो इस तरह का सिंबल जो है आपको बनाना होगा उस फंक्शन के आगे जिसका भी आपको इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, तो अब मैं जैसे बता रहा हूँ कि अगर एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव जो है वो 2x होता है, तो उसी तरह से अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं किसका, 2x का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे को इसका आंसर मिलेगा वापस क्या, एक्स स्क्वेयर। इसका आंसर मेरे को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर। लेकिन जब भी आप इंटीग्रेशन पे काम करते हैं तो इंटीग्रेशन जो होता है ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन जब भी बच्चा पढ़ता है तो ये 2 टाइप में उसको पढ़ता है। एक को हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक को फिर हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, हमें दोनों ही समझने हैं इस चैप्टर में कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और एक डेफिनेट होता है। तो जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस कर रहे होते हैं, जो कि अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ ये, तो उसमें हमें अपने आंसर्स के बाद क्या लिखना होता है, प्लस में c लिखना होता है। अब देखो 2x का इंटीग्रेशन जो है वो एक्स स्क्वेयर आ गया और साथ में हम क्या लिख रहे हैं, प्लस c। ये c का मतलब यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इस c को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमें लगाना जरूरी है, कंफर्म। अब इसका रीज़न भी मैं आपको समझाऊंगा अभी कि ये हम
जब इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आता है, हमारा जो आंसर आता है, उसके बाद हम ये प्लस सी क्यों लिखते हैं, ठीक है, उसका रीज़न भी आपको भी बताया जाएगा। तो ये देखो, ये बिल्कुल रिवर्स फिनोमिना हो गया कि अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो 2x का एंटी डेरिवेटिव है ना, 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। अगर मैं इस बात को यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा कि डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। आ रहा है सबको समझ में कि अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो 2x का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन जो है वो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इट इज़ अ रिवर्स हो गया उसका। अब इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है। देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए सभी बच्चे। अब जैसे कि आपको पता है अगर हम डी बाई डी एक्स कर दें किसका, साइन एक्स का, ठीक है सर। तो अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो व्हाट इज़ द आंसर, कॉस एक्स। तो इसी तरह से अगर मैं कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव कर दूं, मतलब इंटीग्रेशन कर दूं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन एक्स। सिंपल चीज़ है, देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव हो रहा है देखो इसका। तो अगर कॉस एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव, कॉस एक्स का अगर आप क्या कर देते हैं, एंटी डेरिवेटिव मतलब कि उसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन, जो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, तो वो साइन एक्स होगा। बट आखिरी में हमें क्या लिखना है, साथ में प्लस का सी। अभी मैं उस पर आऊँगा कि मैं प्लस सी क्यों लिख रहा हूँ। तो इसलिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस को याद करना बच्चे के लिए बहुत आसान होता है। जैसे पूछा जाए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स। तो फॉर्मूले एकदम रिवर्स हो जाएंगे सारे। जैसे टेन एक्स का डेरिवेटिव बताओ सभी बच्चे क्या होता है, टेन सर डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, टेन एक्स, ठीक है ना। सर हाँ, सर ये जो कांस्टेंट है सी वो सारे एंटी डेरिवेटिव के लिए सी ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। नहीं होता चेंज, ये हमेशा आपको सी लगाना ही लगाना है जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये जो हम कर रहे हैं इसको कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो सी उसमें नहीं आता है। तो अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी का भी, चाहे वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आपको प्लस सी लगाना ही लगाना है, 100% लगाना है। अभी उसका रीज़न भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है सर। तो इसी तरह से अब मैं एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल और ले लेता हूँ बस। तो जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसी तरह से सेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव होता है टेन एक्स और प्लस का सी। तो बहुत ही सिंपल है फॉर्मूलेज याद करना। लेकिन बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, वो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखने शुरू कर देता है और डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन के लिखना शुरू कर देता है। तो वो नहीं होना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आपको अपने आप हासिल हो जाएगा। ये कन्फ्यूज़न में बच्चे कभी कभार रहते हैं कि कभी कभार वो इंटीग्रेशन करते करते डेरिवेटिव के फॉर्मूले यूज़ कर देते हैं। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आप कर लेंगे उसके ऊपर परफेक्शन। बट आप लॉजिक को पकड़िए, लॉजिक जो इंटीग्रेशन का है वो बहुत ही सिंपल है। तो किस तरह से मैं कर रहा हूँ आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। तो बताइए सभी बच्चे, अभी तक की कहानी जो है वो समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही है, कि इंटीग्रेशन जो है वो एक्चुअली में है क्या और कैसे हम उसको कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स फिनोमिना ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी मैं आपको जैसे करके भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छा। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ जो है कॉन्सेप्ट हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, वो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से मिल रहे हैं। अब आखिरी चीज़, आप अब देखो फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं। आपने देखा अपने जब डिफरेंशिएशन किया तो वहाँ पर टिग्नोमेट्री के अलग फॉर्मूले हैं, फिर इन्वर्स टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अलग हैं, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आएगा, फिर लॉगरिथम फंक्शंस भी आएंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस भी आएंगे। तो देर आर सो मैनी फंक्शंस। तो हम वन बाय वन सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन सीखेंगे कि भाई पॉलिनोमियल्स फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करना है, अलजेब्रिक है तो कैसे करना है, टिग्नोमेट्री है या लॉगरिथम है या एक्सपोनेंशियल है। तो हर चीज़ पर आएंगे धीरे धीरे। बट आज थोड़ा सा अपना एक बेस तो तैयार कर लें कि एक्चुअली में इंटीग्रेशन को करना कैसे होता है, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको आज सिखा रहा हूँ।
तो आइए पहले अब हम इसको तो समझ चुके हैं कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स फिनोमिना है इंटीग्रेशन, और लिखने का तरीका भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम एक फॉर्मूले का रूप दे देते हैं, है ना। जो चीज़ मैंने अभी लिखी है तो इसको हम एक फॉर्मूले का रूप यहाँ पे दे सकते हैं। अब फॉर्मूले का रूप हम कैसे दे सकते हैं वो आप देख लीजिए। जैसे कि अब यहाँ पर जो हमारे लिए फॉर्मूला बन सकता है वो ये बन सकता है कि अगर हम एफ डैश एक्स, है ना, अगर हम एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उससे हमारा फंक्शन वापस आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी, है ना सर। यही तो हो रहा है कि जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमें वापस मिल जा रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर एफ ऑफ एक्स को क्या मान के चलूँ, जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल लेता हूँ, तो मैंने अगर एफ ऑफ एक्स साइन एक्स ले लिया, सोचो तो वही तो चीज़ हो रही है। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स, तो वो कितना होता है सर, कॉस एक्स। तो वही तो चीज़ हो रहा है कि अगर मैं कॉस एक्स का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ये देखिए अगर मैं कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव कर रहा हूँ, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो मैं कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो वो मुझे अपना ही फंक्शन वापस मिल रहा है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि अगर हम उसी फंक्शन के डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव कर दें, है ना, ये इसी फंक्शन का डेरिवेटिव है और उसका मैं अगर एंटी डेरिवेटिव कर दूँ, मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूँ, तो मुझे अपना ही फंक्शन वापस मिल जाता है। ठीक है सर, तो ये मैंने इसको एक फॉर्मूले का रूप यहाँ पे इस तरह से दे दिया। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये जो हम सी यहाँ पर लगा रहे हैं ये क्यों लगाते हैं, क्या कारण है कि हमें प्लस सी का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ता है। तो आइए उसको हम समझते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है कि टॉपिक तो इन द सेंस कि क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके माइंड में यही तो क्वेश्चन आ रहा है कि वाई वी पुट, है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, कि ये जो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है जो सी जिसे हम कह रहे हैं, ये हम क्यों पुट करते हैं। तो आइए आइए इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने आपको 3 डिफरेंट फंक्शंस दिए, ठीक है, इसका आंसर मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे पेपर में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है लेकिन बच्चे को पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स पहला फंक्शन लेता हूँ, सोचिए एक्स स्क्वेयर प्लस 3, फिर मैंने एक और फंक्शन लिया जी एक्स स्क्वेयर प्लस का 5, और मैंने एक और एच एक्स नाम का फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वेयर प्लस का 7। 3 मैंने डिफरेंट फंक्शन लिए। देखिए एफ ऑफ एक्स एक डिफरेंट फंक्शन है, जी एक्स एक डिफरेंट फंक्शन है और एच ऑफ एक्स भी एक डिफरेंट फंक्शन है। अब इन तीनों फंक्शंस को मैं एक मशीन में डाल रहा हूँ। मशीन इन द सेंस कि ये मशीन की खासियत क्या है कि ये मशीन जो भी फंक्शन आप इसमें डालेंगे ये मशीन उसका क्या कर देगी, इंटीग्रेशन कर देगी। ये इस मशीन की खासियत है। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं। तो ये मैंने एक मशीन बना ली इस तरह से, और इस मशीन की खासियत ये है कि ये इस मशीन का नाम क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट मतलब जो भी मैं फंक्शन यहाँ पे डालूंगा उसका इंटीग्रेट ये कर देगी उसको, यानी कि उसका एंटी डेरिवेटिव जो होगा ये उसको फाइंड करके लाएगी। तो यहाँ पर हम 3 डिफरेंट फंक्शंस को पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक पहला फंक्शन डालेंगे, फिर एक अपना एक और फंक्शन है फिर उसको डालेंगे, फिर एक तीसरा फंक्शन और है उसको डालेंगे। तो पहला फंक्शन जो मैं यहाँ पे डालूंगा एफ ऑफ एक्स डालूंगा जो कि कितना है एक्स स्क्वेयर प्लस 3। फिर जी ऑफ एक्स हम दूसरा फंक्शन इसमें डाल देंगे। ठीक है, सॉरी इस मशीन का नाम हम रखेंगे इंटीग्रेशन नहीं, इस मशीन का नाम रखेंगे हम डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये मशीन इंटीग्रेशन नहीं कर रही है, डिफरेंशिएशन करेगी, डेरिवेटिव निकालेगी, सॉरी। ठीक है, जो भी फंक्शन मैं ऊपर से रखूंगा वो उसका डेरिवेटिव बाहर आएगा। तो जी ऑफ एक्स जो हम यहाँ पे लेंगे वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 5, और तीसरा फंक्शन जो मैंने लिया था एच ऑफ एक्स वो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस का 7। तो क्योंकि अब इनके डेरिवेटिव बाहर आएंगे यहाँ से, तो सबसे पहला डेरिवेटिव जो यहाँ से बाहर आएगा वो कौन आएगा, तो सबसे पहला डेरिवेटिव जो यहाँ से बाहर आएगा वो आएगा एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का आंसर बताओ कितना आएगा। अगर मैं फंक्शन मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस है, तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2x होगा।
2x। जैसे अगर मैं जी एक्स लेता हूँ तो उसका डेरिवेटिव जी डैश एक्स होगा और उसका आंसर भी 2x होगा। और ऐसे ही अगर मैं एच डैश एक्स, जो एच ऑफ एक्स मैंने फंक्शन डाला तो उसका डेरिवेटिव भी 2x होगा। तो आपने देखा मैंने इस मशीन में जो डेरिवेटिव, ये मशीन थी मेरे पास, इसमें मैंने 3 डिफरेंट फंक्शंस डाले, लेकिन तीनों का डेरिवेटिव आ गया मेरे पास क्या, 2x आ गया। ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पर बोलता हूँ इन सब का क्या करो, एंटी डेरिवेटिव्स, तो मैंने बोला कि आप एंटी डेरिवेटिव करो एफ डैश एक्स का। ठीक है। फिर मैंने कहा कि आप एंटी डेरिवेटिव करो जी डैश एक्स का, और फिर मैंने कहा कि आप एंटी डेरिवेटिव करो एच डैश एक्स का, है ना। तो अब मैं इनका एंटी डेरिवेटिव कर रहा हूँ, जैसे एफ डैश एक्स का एंटी डेरिवेटिव करूंगा तो मैं 2x का एंटी डेरिवेटिव करूंगा, तो फिर मेरा जो आंसर आएगा वो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, है ना, 2x के हिसाब से मेरा आंसर क्या होना चाहिए, इसका जो एंटी डेरिवेटिव सॉल्व होने के बाद आना चाहिए वो आना चाहिए मेरा एक्स स्क्वेयर प्लस 3। जी डैश एक्स के हिसाब से अगर मैं चलता हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना कि अगर हम उसके एंटी डेरिवेटिव करेंगे डेरिवेटिव का तो हमारे को मेरा ही फंक्शन वापस मिलेगा, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था पीछे वही मैंने यूज़ किया हुआ है। तो जी डैश एक्स का डेरिवेटिव अगर हम करें एंटी डेरिवेटिव 2x का, तो इसका भी आंसर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 जो उसका फंक्शन था। ऐसी एच डैश एक्स का करेंगे तो उसका आंसर हमें मिलेगा एक्स स्क्वेयर प्लस में 7। ठीक है, ये मिलेगा। अब वो चीज़ तो हमें पता है ना यहाँ पर कि भाई ये एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है, ये जी डैश एक्स है, ये एच डैश एक्स है। लेकिन अगर मैं सिर्फ बच्चे को 2x ही दे देता हूँ, है ना, मैंने सिर्फ बच्चे को 2x ही दे दिया और फिर मैं उसे बोलता हूँ कि आप 2x का डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव करो, तो उसका आंसर बच्चा मुझे क्या लिख के देगा। अब उसका आंसर उसको तो पता ही नहीं है कि भैया ये जो 2x मिला है, सपोज करो कि ये 2x जो मिला है ये किससे मिला है, हमें तो नहीं पता। अगर भी तो मैंने फंक्शंस अलग अलग लिखे हुए हैं, एफ ऑफ एक्स लिखा है अलग, जी एक्स लिखा है, एच एक्स लिखा है, लेकिन जो सभी का एंटी डेरिवेटिव है, वो जो सबका डेरिवेटिव आ रहा है वो तो सेम ही है, सबका डेरिवेटिव देखो सेम आ रहा है यहाँ पर 2x। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि जो ये 2x का अगर मैं एंटी डेरिवेटिव कर रहा हूँ, 2x का एंटी डेरिवेटिव अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसका आंसर होगा एक्स स्क्वेयर। लेकिन मैं अब ये एक्स स्क्वेयर के आगे मैं यहाँ पे +3 लिखूँ या मैं +5 लिखूँ या मैं +7 लिखूँ, मैं क्या लिखूँ, मैं तो कन्फ्यूज़न में फंस जाऊँगा, क्योंकि सभी फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो सेम है। एक्स स्क्वेयर प्लस 3 का डेरिवेटिव भी 2x ही है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का डेरिवेटिव भी 2x ही है, और एक्स स्क्वेयर प्लस 7 का डेरिवेटिव भी क्या है, 2x है। तो मुझे कैसे ये बात पता लगेगी कि जो 2x ये जो मेरे को मिला था ये कौन से फंक्शन से मिला था, है ना। तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कि अब ये जो 2x dx का अगर हम एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसका आंसर एक्स स्क्वेयर प्लस 3 लिखूँ या मैं एक्स स्क्वेयर प्लस 5 लिखूँ या मैं एक्स स्क्वेयर प्लस 7 लिखूँ, क्योंकि इन सभी का डेरिवेटिव सेम ही आ रहा है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ना हम +3 लिखेंगे, ना हम +5 लिखेंगे, और ना ही हम +7 लिखेंगे। हम क्या लिख देंगे, हम +c लिख देंगे। तो जब हम यहाँ पर ऐसे +c लिख देंगे तो हमारी कन्फ्यूज़न अब दूर हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वेयर प्लस सी का यदि बच्चा डेरिवेटिव करता है तो उसका आंसर 2x ही होगा। तो हम उस कन्फ्यूज़न से बच जाते हैं कि भाई ये जो हमारा जो फंक्शन रहा होगा जिससे कि हमें 2x मिला, क्योंकि ऐसे दुनिया में बहुत सारे फंक्शंस रहेंगे जिनका डेरिवेटिव एक ही होगा। जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक्स स्क्वेयर प्लस 3 ले लो, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 ले लो, एक्स स्क्वेयर प्लस 7 ले लो, सभी का डेरिवेटिव सेम आ रहा है 2x। तो वी आर नाउ इन कन्फ्यूज़न कि ये 2x हमें किससे मिला होगा। तो इसलिए इस जब हम इसका एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3 लिखें या +5 लिखें या +7 लिखें। तो इससे बचने के लिए हमने कहा कि भैया आप क्या लिख दो, +c लिख दो, क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वेयर प्लस सी को लेते हैं और उसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारा आंसर सिंपली क्या रहेगा, 2x ही रहेगा। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर जो होता है ये कांस्टेंट वैल्यू जो होती है ये हमें यहाँ पे लगानी पड़ती है, क्योंकि देर आर सो मैनी फंक्शंस जिनका डेरिवेटिव एक ही हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया एक्स स्क्वेयर प्लस 3, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 और एक्स स्क्वेयर प्लस 7, इन तीनों का जो डेरिवेटिव है वो सेम ही आ रहा है, यानी कि 2x ही आ रहा है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, उस कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया और सीधा क्या लिख दिया, एक्स स्क्वेयर प्लस सी लिख दिया हमने खाली। और सी का काम अब 3 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है और 7 भी कर सकता है। तो इसी वजह से हम सी का यूज़ करते हैं यहाँ पर। चलिए बताइए सभी बच्चे, ये आपको समझ में आ रहा है कि हम सी का यूज़ क्यों करते हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे का। तो वो आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि
हम सी यहाँ पर क्यों लगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारा क्लियरेंस हो गया कि हम यहाँ पर सी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, वो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है यहाँ पे समझा दिया है। तो अब आप पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, ठीक है, तभी बात बनेगी आपकी, या फिर जो भी है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको सूटेबल लगता हो, या भी स्क्रीनशॉट ही ले लो, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन है। जब आगे क्वेश्चंस बनाएंगे तो फिर आप बढ़िया से कॉपी करते रहना। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में कॉपी में बढ़िया से लिख लेना, 2-3 पन्ने छोड़ देना, उसमें लिख लेना। फिर उसके बाद जो अभी मैं क्वेश्चंस करने सिखाऊंगा तो वहाँ से तो आप आराम से चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। चलो पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। अब नेक्स्ट पेज का ले लीजिए। हाँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक अब ये ले लिया होगा सबने, और एक आखिरी में ये ले लो कि वाई वी पुट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक ये लास्ट ये ले लो। ठीक है, तो आई होप सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। 3 स्क्रीनशॉट हैं अभी तक जो पढ़ा है। ये इंट्रो पार्ट है कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और उसको करना कैसे होता है वो भी मैंने आपको इसमें समझा दी। इंट्रो पार्ट आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चंस बनाने सब, जैसे हमने डिफरेंशिएशंस पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा, तो वैसे ही अब हमें इंटीग्रेशंस पर भी क्वेश्चंस बनाने होंगे, ताकि हम उन चीज़ों को ढंग से कर सकें। और जहाँ तक इन फॉर्मूलों की बात है, इसके जो फॉर्मूलोज हैं उनकी लिस्ट आप एनसीईआरटी में भी ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और मैंने बता ही दिया है कि जो हमारा फॉर्मूले हैं वो जस्ट रिवर्स्ड होंगे, जस्ट एकदम उल्टा हो जाएगा जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूले से आज स्टार्ट करेंगे, ताकि हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन बना सकें। तो आपको याद होगा, जैसे डेरिवेटिव में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कौन से फॉर्मूले से, हमने स्टार्ट किया था x की पावर n से। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला फर्स्ट फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेट करने के लिए किसी भी फंक्शन को, तो वो होता है सर ये देखिए। तो पहला फॉर्मूला आ रहा है सर, और आज इसी पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस भी बनाने हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, जैसे आपने याद है ना, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, यही तो सबसे पहला फॉर्मूला सिखाया जाता है बच्चे को डेरिवेटिव के अंदर। तो वहाँ फॉर्मूला आपको याद ही होगा, पावर आगे और एक पावर कम, है ना। लेकिन यहाँ पर सर ऐसा नहीं है। जब आप इंटीग्रेशन में x की पावर n dx करते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है सर, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, पावर यहाँ घटानी नहीं है, क्योंकि मैंने बोला नहीं उल्टा है, तो वहाँ पावर घटाते हो, यहाँ बढ़ानी है। तो आप ऊपर क्या लिखोगे, n+1, और जो पावर आप ऊपर लिखोगे वही पावर आप नीचे भी लिखोगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए पहला फॉर्मूला आप सभी बच्चे, कि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, लेकिन यहाँ पर प्लस सी लगाना ना भूलें अगर इंडेफिनिट है तो। और साथ ही साथ यहाँ पर एक कंडीशन है जो सभी बच्चे ध्यान रखें, ये फॉर्मूला तब तक ही वैलिड है जब तक कि n आपका नॉट इक्वल टू -1 है। अगर n यहाँ पर -1 हो जाता है तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि नीचे फिर जीरो बन जाएगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा, नीचे जीरो हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाएंगे आप। इसलिए ध्यान रखिए सभी बच्चे, ये फॉर्मूला तब तक ही वैलिड है जब तक कि n हमारा -1 नहीं है। अगर n हमारा -1 होगा तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी ये पहला फॉर्मूला सभी बच्चे अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अब देखिए, इसी के साथ मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला और जोड़ना चाहूँगा। जैसे आपको ध्यान होगा, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले तो हम पावर का करते हैं, तो पावर के बाद फिर हम किसका करते हैं, हम बेस का भी करते हैं, आपको याद होगा। तो वैसा ही कुछ इधर भी होता है, लेकिन किस तरीके से होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा।
ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी यहाँ पर जो अंदर आप x देख रहे हैं, ये पॉलिनोमियल टाइप में एक फंक्शन देना चाहिए और ये लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। मतलब कि इसी के साथ मैं एक फॉर्मूला और जोड़ूंगा और वो फॉर्मूला होता है हमारा, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन, ए एक्स प्लस बी की पावर होल पावर एन डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन देखो क्या होगा, वो तो जैसा ऊपर किया था वैसे ही करना है। मतलब पहले फंक्शन लिखा, फिर उसकी पावर एक ऊपर बढ़ा दी, फिर उसी पावर को नीचे भी लिख दिया। अब ध्यान से देखना है, उसके बाद जब पावर का हो गया, जब ये पावर का डेरिवेटिव, सॉरी एंटी डेरिवेटिव जो है, पावर का जो एंटी डेरिवेटिव है वो हमने यहाँ पर इस तरह से कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद अब हमें बेस का भी करना है, लेकिन यहाँ पर बेस का आपको नीचे क्या लिखना है, यहाँ नीचे ध्यान दीजिए, उसके बाद नीचे यहाँ पर उसका डेरिवेटिव लिखना है, किसका, ए एक्स प्लस बी का। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव बताओ विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा आप ए ए। तो इसके लिए नीचे आपको यहाँ पे अलग से ए भी लिखना होगा, ये देखिए। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो ए है ये कौन है सर, ये कहाँ से आया है, ये ए आपका आया है कहाँ से, ये आया है डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी से, ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पावर वाले फॉर्मूले हैं जो हम ए एक्स प्लस बी भी अंदर लिख रहे हैं, ये सर तभी तक वैलिड हैं जब तक कि ये अंदर वाली चीज़ जो है ये लीनियर है। अगर ये क्वाड्रेटिक होती है या क्यूबिक होती है तो ये फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूँ, ये जो पूरी टर्म हम नीचे पावर के नीचे देख रहे हैं एक्स प्लस बी, इट मस्ट बी लीनियर, जो आपकी अब यहाँ पे दिख भी रही है कि लीनियर है ये। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मान लीजिए टीचर ने तुम्हें क्वेश्चन दिया 2x² + 3 की पावर 2, और तुम सोच रहे हो कि तुम इसको इस वाले फॉर्मूले से कर दोगे, तो वो गलत है सर। क्योंकि आप देखो जो पावर के अंदर मैंने चीज़ लिखी है, पावर के अंदर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। अंदर जो होना चाहिए वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। और 2x² + 3 इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये फॉर्मूला तब तक ही वैलिड है जब तक कि सर वो पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर है। तो दो गलतियां नहीं करनी सर ये फॉर्मूला लगाते वक्त। पहला, एक तो n आपका -1 नहीं होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। अगर n -1 है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। दूसरा, ये कब नहीं लगेगा, जब अंदर पावर के अंदर बैठी हुई चीज़ जो है वो एक क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस तरह के पॉलिनोमियल में आप चले जाते हैं, ठीक है। टिग्नोमेट्री भी होगा तब भी नहीं चलेगा, सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए ये सर। एक लीनियर पॉलिनोमियल पर ही ये फॉर्मूले वैलिड हैं दोनों, जो मैंने चाहे ऊपर लिख दिया हो चाहे मैंने वो नीचे लिख दिया हो। तो आइए अब मैं इन पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए सर, अब एग्जाम्पल्स देखिए। अब पहले बहुत ही सिंपल से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम और भी जोड़ देते हैं, एक मिनट रुकिए। अगर इनके आगे कोई भी कांस्टेंट टर्म जोड़ दी जाती है, जैसे कि उसने दिया के एक्स की पावर एन डी एक्स, ये दे दिया आपको, और एक होता है सिंपल, आपको दे दिया है डी एक्स, सिंपल डी एक्स भी दे दिया, ऐसे सिंपल डी एक्स, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो फिर आप एक्स की पावर क्या मान के चलोगे यहाँ पर, बताओ सभी बच्चे। अगर मैं सिंपल डी एक्स लिख रहा हूँ तो यहाँ पर हम एक्स की पावर क्या मान के चलेंगे, हम यहाँ पर एक्स की पावर मान के चलेंगे 0, ठीक है। तो अब देखो, वैसे तो मैं इसका आंसर लिखता हूँ, पहले देखो डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है सिंपली एक्स प्लस सी। अब ये कैसे हो गया, तो वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। क्योंकि अगर हम डी एक्स को लिखना चाहें तो एक्स की पावर 0 डी एक्स लिख सकते हैं। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप चलें तो एन का काम कौन कर रहा है, 0 कर रहा है। तो फिर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एक्स 0 + 1 अपॉन में 0 + 1 प्लस का सी, ये लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद फर्दर सॉल्व करोगे तो ये एक्स प्लस सी बन जाएगा, देखो। तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखें कि डी एक्स लिखा हुआ है सिर्फ आपने, तो उसका इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी। अगर इसी तरह से अगर मैंने डी टी लिख दिया खाली, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी प्लस सी। मतलब ये डी हट जाएगा, बाकी जो भी उसके बाद लिखा हुआ है वही आंसर होगा आपका, ठीक है। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई प्लस सी, इस तरह से। और अगर हम यहाँ पर के रख रहे हैं तो ये के आपने इंटीग्रेशन से बाहर रख देना है। तो ये के जो होगा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, n+1 अपॉन में n+1 और प्लस का c, ठीक है।
और अगर हम पांचवा फॉर्मूला देखें तो जैसे इसके साथ अगर मैंने यहाँ पे k लिखा है और ए एक्स प्लस बी के साथ मैं ये काम करता हूँ, तो फिर मेरा आंसर होगा ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी, n+1 डिवाइडेड बाय में ये k तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, और ए एक्स प्लस बी की पावर n+1, फिर नीचे n+1 और इनटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका a और प्लस का c। ये देखो सभी बच्चे ये 5 फॉर्मूले देख लो अभी ध्यान से। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। यहाँ पे दो कंडीशन है कि n-1 नहीं होना चाहिए और वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर k देता है उसके साथ में तो k को आपको इंटीग्रेशन से बाहर रखना है और अंदर वाले जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर देना है। dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी होता है, जिसका कारण मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको कि dx का इंटीग्रेशन के लिए n की जगह पे 0 लेके चलना पड़ेगा। और फिफ्थ को पार्ट जो कि सेकंड से मिल रहा है, बस वहाँ पे भी मैंने k लिख दिया है, तो वो k भी आपको इंटीग्रेशन से बाहर रखना होगा यहाँ पे, ठीक है सर। तो इसी तरह से अगर आप चलते हैं और छठा फॉर्मूला आप चाहें तो फिर आप एक ये जोड़ सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर इसके साथ भी अगर के एक्स लिख दूँ, के एक्स के डी एक्स, तो के डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, के फिर इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा और डी एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, और फिर आ जाएगा प्लस का सी। तो ये आपके पास बेसिकली 6 फॉर्मूले हो गए हैं। तो फटाफट सभी बच्चे ये 6 फॉर्मूले लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से आप कॉपी करना शुरू करिए, एक पन्ना छोड़ दो खाली, उसमें जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट रखा था वो उसमें आ जाएगा आपका, और सेकंड पेज से फॉर्मूला लिस्ट डालो, फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशंस, और वहाँ पे पहले 5 फॉर्मूले कॉपी करिए और एक 6th उसके नीचे जो मैंने अभी लिखा था वो कॉपी करिए। फिर मैं इन पर बेस्ड, अभी कुछ टाइम है हमारे पास, तो इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस आपको करा देते हैं। देखिए अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे बेस बनेगा आपका, टाइम लगेगा, बट एक बार परफेक्शन हो जाएगी तभी फिर हम एनसीईआरटी स्टार्ट कर पाएंगे। यहाँ तक कॉपी कर लिया सबने? जल्दी कॉपी करिए। हाँ वंशिका, वो जो आप बात कह रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कांस्टेंट टर्म का जो इंटीग्रेशन जो होता है वो हम उसको बाहर ही रखते हैं एज अ कॉफिशेंट जो रहता है, जैसे 5x लिखा हुआ है तो हम 5 को बाहर रखेंगे और बाकी जो वैल्यू होगी उसका इंटीग्रेशन वहाँ पे कर देंगे। वो आप डेरिवेटिव से समझ जाओगे, जैसे 5x का डेरिवेटिव 5 होता है ना, 5x का डेरिवेटिव 5 होता है तो 5 का एंटी डेरिवेटिव 5x होगा, है ना, वही लॉजिक है। फर्स्ट तो सबने लिख ही लिया होगा, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं ताकि आप 6 तक तो पहुंच जाओ। तो इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है, तभी आप अभी छोटे जो क्वेश्चन हैं जो हमारे अभी शुरुआती दौर में जो अब हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं अभी इजी वाले, वो सारे मैं इन्हीं फॉर्मूलों से बनाऊंगा। और अभी तक हम एल्जेब्रिक फंक्शंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एल्जेब्रिक एक बार क्लियर हो जाएगा ढंग से तभी हम बाकी जो फंक्शंस होते हैं उन पे काम कर पाएंगे फिर। हाँ भाई, लिख लिया आप सबने? यहाँ तक सारे फॉर्मूले कॉपी कर लिए सबने? किसी का रहता है तो बताइए। चलिए सबने कॉपी कर लिया है तो आइए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं अब। चलिए पहले बहुत ही इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे
और धीरे धीरे फिर उनको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास है, हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 dx। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 dx? पावर बढ़ाओ, एक बढ़ाकर ऊपर लिख दो और नीचे भी लिख दो, मतलब इसका आंसर होगा x की पावर 3/3 प्लस सी। बिल्कुल इजी, पावर बढ़ा दिया, 2 पावर था देख लीजिए, 2 में 1 जोड़ दिया ऊपर 3, और वही पावर नीचे भी लिखना है, n+1 अपॉन में n+1, चेक कर लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 3x² dx, तो 3 को सर बाहर करना है, 3 का कोई लॉजिक नहीं है, उसको बाहर रखिए और सिर्फ अपने फंक्शन पर जो x² है उस पर फोकस करिए। तो आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अभी स्टार्टिंग में है, तो बाद में जब थोड़ा सा आपका परफेक्शन आ जाएगी तो आप डायरेक्टली भी आंसर लिख पाएंगे। तो मैंने 3 को ऐसे बाहर करा इंटीग्रेशन से, और x² dx का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन तो वही रहेगा, क्या रहेगा 3x³ तो ये हो जाएगा x³/3। तो आप देख सकते हैं इस 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, और फाइनल आंसर देखो, यहाँ पर आपको प्लस सी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बीच में जो इन बिटवीन कैलकुलेशंस करेंगे वहाँ पर आपको प्लस सी नहीं लिखना है, बस जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा आखिरी में वहाँ प्लस सी लिख देना। जैसे बच्चा सोच रहा है कि मैंने इसको ऐसे करा और आगे मैंने आंसर लिख दिया x³, तो आप कहेंगे सर आपने यहाँ तो प्लस सी लगाया नहीं, जो ये वाली जो बीच में जो कैलकुलेशन करी आपने, तो वहाँ पर प्लस सी लिखाने की जरूरत नहीं है, बट जो एंड रिजल्ट होगा, जो आखिरी में जो रिजल्ट होगा हमारा, वहाँ पर प्लस सी होना चाहिए। तो 3 से 3 कट गया और मेरा फाइनल आंसर हो गया x³ प्लस सी। ठीक है, ये चलेगा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थर्ड अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो नहीं तो अगर ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न हो रही है तो फिर आप यहाँ पर प्लस सी लिख ही लो, है ना। तो ये प्लस सी यहाँ लिख लो, उसके बाद फिर उसको ऐसे लिख लेना आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसी तरह से टीचर आपको कोई और भी पावर दे सकता है आपको, जैसे उसने इस तरह से दे दिया 1/x² dx दे दिया, तो मुझे इसको ऊपर लाना होगा पावर को, तो ये ऊपर आके हो जाएगा x की पावर -2 dx, मतलब -1 नहीं होना चाहिए, बस -2 तो है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा सर, -2 + 1 करेंगे ना, -2 + 1, और डिवाइड में भी फिर -2 + 1, तो इसका आंसर फाइनली क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और ये माइनस बनेगा, x की पावर -1 बनेगा, तो नीचे आके वो 1/x हो जाएगा, तो प्लस का c हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो 1/x² का इंटीग्रेशन का आंसर आ गया हमारे पास, माइनस का 1/x प्लस का c। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उनको ईजिली बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर, अब देखो आपको याद होगा जब हम डेरिवेटिव कर रहे थे तो वहाँ पर हमने कई सारे जो फॉर्मूले थे उनके रिजल्ट हमने याद कर लिए थे, मतलब कई सारे क्वेश्चन थे जिनके रिजल्ट हमने याद कर लिए, जैसे कि 1/x का डेरिवेटिव वी हैव टू मेमोराइज की -1/x² होता है, √x का डेरिवेटिव वी हैव मेमोराइज की 1/2 √x होता है। तो ऐसे ही आप इंटीग्रेशन में भी कुछ जो रिजल्ट्स हैं उनको आप मेमोराइज कर लेंगे तो आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अब मेरे को पेपर में आ गया कि आपको √x का इंटीग्रेशन करना है, तो √x का इंटीग्रेशन वी हैव टू मेमोराइज इट, कि यहाँ पे इसका रिजल्ट यही होगा, बट अभी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, फिर बाद में आप उस रिजल्ट को क्या कर लें, याद कर लें। तो देखो इसको कैसे करेंगे, x की पावर ½ लिखेंगे, और फिर क्या होगा, हाफ में +1 करेंगे, और नीचे भी ½ +1 करेंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा x की पावर 3/2, और नीचे आ जाएगा 3/2, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा सर, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। तो नाउ यू हैव टू मेमोराइज दिस रिजल्ट। तो कभी भी मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ √x, तो यू हैव टू मेमोराइज दिस रिजल्ट कि सर 2/3 x की पावर 3/2, ये आपको रिजल्ट जो है मेमोराइज कर लेना है। ऐसे ही एक रिजल्ट आपको और मेमोराइज कर लेना है, जैसे कि dx अपॉन में √x। तो dx अपॉन √x को बच्चा कैसे करेगा, तो वो x को पहले पावर ½ लिखेगा, फिर उसको सर वो न्यूमिनेटर में लेकर आएगा पावर को, तो वो -½ हो जाएगी फिर ऊपर आके, और उसके बाद जब इसको वो +1 करेगा इसमें, है ना, तो ये क्या लिखेगा, -½ +1, फिर नीचे -½ +1। ठीक है, तो ऊपर पावर कितना बन जाएगा आपका, ये -½ +1 हो गया ना, तो आप ऊपर जो आपका पावर बनेगा 1 में से आप क्या करेंगे, -½ कर देंगे, तो x की पावर ½ आ जाएगा, और नीचे भी ½ आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या है, देखो ध्यान से सभी बच्चे, 2√x प्लस c, क्योंकि x की पावर ½ को हमने फिर से √x लिख दिया, और ½ ऊपर आके 2 बन जाएगा। तो यू हैव टू मेमोराइज दिस रिजल्ट कि 1/√x का इंटीग्रेशन होता है सर 2√x। तो 2 रिजल्ट मैंने आपको बोल दिया, याद कर लीजिए।
एक तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन विच इज़ 2/3 x की पावर 3/2, और एक 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x+c, क्योंकि फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि टीचर को छोटे मोटे रिजल्ट्स होते हैं उनको हम याद कर सकते हैं और उनको बाद में अपने क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए सभी बच्चे 5 क्वेश्चन लिखिए, फटाफट इनके आंसर्स लिखिए, फिर कुछ और बातें आपको बताते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने कराया है वो आप देख लीजिए, उनके रिजल्ट्स जो हैं वो आप मेमोराइज कर लीजिए। कोई भी किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। अभी तो मैं सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ एक्स की पावर एन का, कि भैया पावर बढ़ा के उतना ही पावर ऊपर लिख दो और उतना ही पावर उसका नीचे लिख दो बस। तो ये तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। वेरी सिंपल अभी चीज़ जो है चल रही है आपकी। थोड़ा फास्ट कॉपी कर लें ताकि एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ तक कॉपी कर लिया सबने? ये 5 क्वेश्चंस कॉपी कर लिए सबने, या किसी के रहता है तो बताइए। हाँ जी बताइए सभी बच्चे। सबने कॉपी कर लिया, किसी का नहीं रहता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा। वो फॉर्मूला था आपका ax+b वाला, है ना। तो अगर हम उस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस करें तो वो क्वेश्चन कैसा दिखेगा, देखिए कुछ इस तरह से। अब आपके पास क्वेश्चन है 2x+3 की पावर 5। 2x+3 की पावर 5 अगर हम लेते हैं और इसका अगर हम एक मिनट रुकिए, तो 2x+3 की पावर 5 dx अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो आपको फॉर्मूला याद होगा। पहले तो पावर पे काम करिए, पावर बढ़ा के ऊपर लिखिए और नीचे भी लिख दीजिए। तो कैसे आंसर आएगा सर, देखिए सभी बच्चे, 2x+3 की पावर कितनी, 6, और वही पावर 6 नीचे भी लिख दिया। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ आंसर इसका। अब क्या करना है, पावर को हटा दीजिए, है ना। ये जो 5 पावर है इसको सोचिए हटा दी हमने, और उसके बाद जो अंदर बैठा हुआ है कौन, 2x+3, इसका क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव। नहीं तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, ax+b की पावर n+1/n+1 इनटू में क्या था सर, a। तो आप अगर इसको ax+b मान रहे हैं तो a का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, ऐसे याद कर लीजिए। और नहीं तो भैया फिर 2x+3 का डेरिवेटिव कर लीजिए। तो 2x+3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 होता है, तो आप नीचे 2 लिखना ना भूलें। ये बच्चा भूल जाता है, बाकी पावर वाला कॉन्सेप्ट तो कर लेता है। तो यहाँ से हमारा आंसर देखिए क्या बना, 2x+3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 12 प्लस का c। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए तो अभी जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने ऊपर फॉर्मूलेज आपको मेमोराइज कराए हैं, इनका रिजल्ट देखो आप कितना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है 2x+3, लेकिन टीचर ने इसको किस में डाल दिया, रूट में डाल दिया। तो देखिए मैं इसका आंसर बड़े ही आराम से लिख दूंगा। मुझे पता है कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 एक्स की पावर 3/2। तो मैं क्या आंसर लिखूंगा, ध्यान से देखिए, 2/3 2x+3 की पावर 3/2, यही लिखूंगा ना भाई। मेरे लिए एक्स का काम ये पूरा 2x+3 कर रहा है, तो मैंने उस रिजल्ट को तो यूज़ कर लिया कि 2/3 एक्स की पावर 3/2 के हिसाब से ये आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर जो नीचे बैठा हुआ था वो x था, रूट के अंदर कौन बैठा हुआ था, x था। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 1 होता है, इसलिए नीचे लिखते नहीं आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 2x+3 का जो अगर हम रूट हटा दें तो रूट हटाने के बाद जो अंदर बैठा हुआ है 2x+3 बैठा हुआ है, तो 2x+3 का यदि हम डेरिवेटिव करें जैसे हमने ऊपर देखा तो 2 था, तो वही 2 अब नीचे आना बाकी है बस। तो एक नीचे 2 भी आपका अलग से आएगा।
तो फिर फाइनल रिजल्ट आपका बन जाएगा 2/6 2x + 3 की पावर 6 और प्लस सी। तो ये चीज़ देखिए, आप देखें ना, अगर हमें कोई रिजल्ट याद है तो मेरे को मेहनत नहीं करना पड़ा ज़्यादा, नहीं तो फिर पावर हाफ लिखो फिर +1 करो तो मेहनत बढ़ जाता है बच्चे का। तो वो चीज़ से आप यूँ बच सकते हैं अगर आप ये दो फॉर्मूले याद रखें कि √x का इंटीग्रेशन और 1/√x का इंटीग्रेशन जो है वो आपका क्या होता है। चलिए बताइए सभी बच्चे, 6 और 7 क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है, बताइए। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही कर पाएंगे।